रहस्यमयी लकी ड्रॉ भाग 6। उपाध्याय जी, देखो रात बहुत हो गई है, क्या कहती हो? बाहर जाकर देखें या रहने दें? शैलजा, रहने दीजिए जी। उपाध्याय जी, हमें लगता है कि हमने यहाँ आकर गलती कर दी। उपाध्याय जी के चेहरे से अचानक डर गायब हो जाता है। अरे शैलजा, यही तो कंपनी चाहती है। शैलजा, क्या चाहती है? उपाध्याय जी, हमें डराना, जिससे हम टूर पूरा ना कर सकें। शैलजा कुछ सोचकर बोली, लेकिन कंपनी को तो इनाम की राशि देना है, चाहे एक को दे या सभी को, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? उपाध्याय जी के चेहरे पर फिर से डर के भाव आने लगते हैं। हाँ, तुम कह तो सही रही हो। फिर इतनी रात को पहले तुम्हें वो औरत की परछाई दिखना, और अब ये बच्चे के रोने की आवाज। शैलजा, चलिए सोने की कोशिश करते हैं, वैसे भी दरवाजे तो बंद ही हैं। उपाध्याय जी, हाँ, यही ठीक रहेगा। रात के 2 बज चुके थे। ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। कॉटेज की मेटल की चादर ठंडी हो जाने के कारण दोहरी चादर होने और उनके बीच में मटेरियल भरा होने के बावजूद कॉटेज के अंदर बाहरी ठंडक को रोक नहीं पा रही थी। दूर से आने वाली आवाज़ें पिछले कुछ मिनट से पास होती जा रही थी। यहाँ जानकी और वहाँ शैलजा, दोनों की ही नींद फिर से टूट चुकी थी। आवाज सुनने के बाद भी दोनों ही कुछ प्रतिक्रिया देकर अपने पतियों को जगाना नहीं चाह रही थी। अचानक से बच्चे के रोने की जैसी आवाज और तेज हो जाती है, लेकिन आवाज अब एक नहीं 2 आ रही थी। अचानक से शैलजा के कॉटेज के बाहर किसी के भागने की आहट हुई, और फिर जैसे कॉटेज की दीवार से कोई टकराया और भाग गया। शैलजा तो पहले से ही जाग चुकी थी। उपाध्याय जी भी घबरा कर उठ गए। उपाध्याय जी, क्या हुआ? ये कैसी आवाज थी? शैलजा की सांसें तेज चलने लगी थी। संभलने की कोशिश करते हुए बोली, ऐसा लगता है जैसे कोई भागते हुए आया और अपने कॉटेज की दीवार से टकराकर भाग गया। उपाध्याय जी अब परेशान हो चुके थे, इसलिए उठे और बड़ी लाइट जलाई और उठकर बाहर जाने लगे। शैलजा, रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? उपाध्याय जी, देखें तो आखिर हो क्या रहा है। शैलजा कुछ बोल पाती इससे पहले ही उपाध्याय जी ने दरवाजा खोल दिया। बाहर कोई भी नहीं था, एकदम सुनसान। शैलजा अंदर से ही बोली, क्या हुआ जी, कोई है क्या? उपाध्याय जी सामने की ओर ध्यान से देखते हैं। नहीं, कोई दिख तो नहीं रहा है। पता नहीं कैसी आवाज थी। उपाध्याय जी दरवाजा बंद करने ही वाले थे कि अचानक से उनकी निगाह जमीन पर पड़ती है। वो रुक जाते हैं। शैलजा, क्या हुआ, कुछ है क्या? उपाध्याय जी नीचे झुककर ध्यान से देखते हैं। शैलजा, यदि कोई नहीं है तो अंदर आ जाइए। रात के 2 बजे दरवाजे खोलकर क्यों खड़े हैं? उपाध्याय जी, शैलजा देखो जरा, ये क्या है? क्या ये? शैलजा पलंग से उठकर उपाध्याय जी के पास पहुंचती है। वह भी झुककर देखती है। जमीन पर लाल रंग जैसा कुछ पड़ा हुआ था। शैलजा, ये तो। उपाध्याय जी उंगली से जमीन को छूते हैं तो उंगली लाल हो जाती है। उपाध्याय जी घबरा कर सीधे हो जाते हैं। ये तो खून है। शैलजा, खून?
इस जंगल में खून कहाँ से आया? उपाध्याय जी, हाँ, यहाँ ये कहाँ से आ गया? यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा है। शैलजा घबरा कर तेजी से रोना शुरू कर देती है। सुनिए जी, हमें यहाँ नहीं रहना। आप बोल दीजिए कि हमें यहाँ से अभी जाना है। हमें नहीं चाहिए पैसे, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। जान है तो जहान है। शैलजा वापस आके सोफे पर बैठ जाती है। उपाध्याय जी कुछ क्षण रुकते हैं, बाहर तीनों ओर देखते हैं, फिर कुछ सोचकर दरवाजा बंद कर देते हैं और शैलजा के बगल में सोफे में बैठ जाते हैं। उपाध्याय जी, सभी के कॉटेज इतनी दूर बनाए गए हैं कि किसी को ये सब सुना ही नहीं दिया होगा। सभी आराम से सो रहे हैं। शैलजा, कुछ भी हो, हमें यहाँ नहीं रहना। आप अभी बोल दीजिए। उपाध्याय जी, लेकिन रात को 2 बजे यहाँ किससे बोलेंगे? अब तो सुबह तक यहाँ ही रहना पड़ेगा ना। शैलजा, सुबह तक तो मैं डर से मर जाऊंगी। आप कुछ करते क्यों नहीं? उपाध्याय जी, जरा सब्र से काम लो। दरवाजा बंद है, अभी तो हम सुरक्षित हैं ना। भगवान का नाम लो, आज रात तो काटनी ही पड़ेगी। शैलजा, पता नहीं किस मुहूर्त में यहाँ आ गए। सच में लालच ठीक नहीं होता है। कम से कम हम सभी घर में सुरक्षित तो थे। उपाध्याय जी, लकी ड्रॉ में नाम आया था इसलिए आ गए। इसमें लालच की बात कहाँ से आ गई? वैसे भी तुम अपने जीवन स्तर से खुश नहीं थी। हमेशा अपनी बहनों की बराबरी के चक्कर में उलाहना देती रहती थी। उन सभी उलाहनाओं का जवाब देने का एक ही मौका तो मिला था, ये लकी ड्रॉ। और अब तुम यहाँ से जाने की बात कर रही हो। शैलजा, ऐसे खतरनाक समय में भी तुमको व्यंग सूझ रहा है? जीवन स्तर तो तब होगा ना जब जीवन होगा। यदि जीवन ही नहीं बचेगा तो रुपए पैसे का क्या कर लेंगे? वैसे भी हमारी बहनों के पास सिर्फ पैसा ही है। बाकी कितने तनाव में रहती हैं वो लोग आपको पता भी नहीं है। उनसे तो कई गुना हम लोग ज़्यादा खुश हैं। उपाध्याय जी आश्चर्य से बोले, लेकिन तुमने तो कभी भी उनके तनाव की बात नहीं की, केवल उनकी समृद्धि का ही गुणगान करती रही। शैलजा, वो मेरी बहनें हैं, उनके बारे में तो अच्छा ही बताऊंगी ना। उपाध्याय जी मुस्कुराते हुए बोले, ओह, तुम्हें फालतू में ही ये सब सोचकर चिंतित रहता था। शैलजा, मैं डर रही हूं और आप मुस्कुरा रहे हैं। आपको मेरी चिंता है भी या नहीं? उपाध्याय जी, शुक्र है भगवान का। शायद इस लकी ड्रॉ ने मेरी सदा रहने वाली चिंता का अंत कर दिया। इसी चिंता को दूर करने के लिए ही तो मैं यहाँ आया था और लकी ड्रॉ को जीतना चाहता था। बाहर से झिंगुर की आवाज़ आती है। जंगल के वातावरण में झिंगुर की आवाज़ भी ऐसे लग रही थी जैसे कि घुंघरू बज रही हो। शैलजा, अब ये कैसी आवाज़ है? उपाध्याय जी, अरे भाई, झिंगुर की आवाज़ है। फिर से भेड़िए की आवाज़ आती है जिससे शैलजा का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। शैलजा, कुछ कीजिए ना, मुझे अभी घर जाना है। उपाध्याय जी, शैलजा समझा करो, अभी जाने की कोई व्यवस्था नहीं है और इस कॉटेज से इतनी रात को बाहर जंगल में निकलना तो और भी खतरनाक होगा। शैलजा, फ़ोन की भी तो व्यवस्था नहीं है कि किसी को फ़ोन ही कर दिया जाए। दूसरे कॉटेज से किसी को बुलाना ठीक होगा क्या? उपाध्याय जी, अभी बाहर जो भी हुआ तुम्हें लगता है कि बाहर जाना चाहिए? शैलजा कुछ समय पूर्व की खून वाली घटना सोचती है। रहने दीजिए। शैलजा उपाध्याय जी का हाथ पकड़कर सोच में डूब जाती है। रात को 3 बजे सभी प्रतिभागी कॉटेज में सो रहे हैं। जानकी की अभी अभी नींद लगी है। वहाँ शैलजा कोशिश करने के बाद भी सो नहीं पाई है।
इसलिए सुबह होने का इंतज़ार कर रही है। खिड़की से तेज़ रोशनी चमकती है और अगले ही पल बादल गरजने की आवाज़ आती है। गर्जन इतनी तेज़ थी कि लगभग सभी प्रतिभागी अपने कॉटेज में जाग जाते हैं। दोबारा बादल गरजते हैं और तेज़ बारिश आ जाती है। कॉटेज में छत पर पानी गिरने की आवाज़ और भी तेज आ रही थी। श्वेता और आकाश अपने कॉटेज के अंदर। श्वेता, इस घने जंगल में बारिश, बिजली और बादल की गड़गड़ाहट इतनी डरावनी लग रही है। बच्चे के रोने जैसी आवाज़ फिर से दूर से आती है। श्वेता, ये किसके रोने की आवाज़ है? आकाश सोच में पड़ जाता है। बारिश के साथ साथ तेज हवा चलने लगी थी। चारों ओर घने पेड़ होने के कारण पत्तों की आवाज़ भी तरह तरह से आ रही थी, जो किसी ने पहले कभी नहीं सुनी थी। कुछ तेज आवाज़ सुनाई देती है। श्वेता, आकाश, लगता है कुछ गिरा। आकाश घबराकर, हाँ, देखता हूँ, शायद पास ही कुछ गिरा है। आकाश दरवाजे की ओर तेजी से जाता है, दरवाज़ा खोल देता है। बाहर से ठंडी हवा के साथ साथ उड़ती हुई हल्की पानी की फुहार भी अंदर आने लगती है। ठंड के मौसम में इसे झेलना बड़ा ही कष्टदायी हो रहा था। श्वेता ने कंबल ओढ़ लिया। श्वेता अंदर से ही बोली, आकाश, कुछ दिखा क्या? आकाश, नहीं, बारिश बहुत तेज है, कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, शायद वहाँ, हाँ, कोई पेड़ की डाल गिरी है। आकाश और श्वेता के कॉटेज का दरवाज़ा खुला देखकर शर्मा जी, जो आकाश की तरह ही दरवाज़ा खोलकर बाहर देख रहे थे, दूर कॉटेज में खड़े दिखे। शर्मा जी ने तेज आवाज़ लगाई, क्या हुआ आकाश? लेकिन तेज बारिश की आवाज़ शर्मा जी की आवाज़ से जीत गई। आकाश ने बिना सुने ही दरवाज़ा बंद कर दिया। जानकी, पंडित जी किसको चिल्ला रहे हैं? आकाश जी बाहर हैं क्या? शर्मा जी, हाँ, शायद आवाज़ सुनकर वो भी दरवाज़ा खोलकर देख रहे थे, लेकिन तेज बारिश के कारण उन्हें सुनाई नहीं दिया, इसलिए वो अंदर चले गए। जानकी, कोई बात नहीं, आप भी दरवाज़ा बंद कर दीजिए। शर्मा जी, दूर घने पेड़ों के पास 4 चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं। शर्मा जी, जानकी देखो, शायद वहाँ कुछ है। जानकी उठकर दरवाजे के पास जाती है और वहाँ देखती है जहाँ शर्मा जी देख रहे थे। जानकी, किसी जानवर की आंखें लगती हैं। शर्मा जी, हाँ, एक साथ खड़े हुए दिख रहे हैं, शायद बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े होंगे। जानकी, हाँ, दरवाज़ा बंद कर दीजिए, नहीं तो ये कॉटेज इतना बड़ा भी नहीं है कि इसमें इतने सारे जानवर एक साथ बैठ सके। शर्मा जी जानकी की बातों को सुनकर मुस्कुरा देते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। उपाध्याय जी ने शैलजा की ओर देखते हुए कहा, वैसे 2-2.5 घंटे में सुबह हो जाएगी। क्या सोचा है आगे? टूर जारी रखने की इच्छा है या वापस ही चलना है? शैलजा झंझलाकर बोली, मैं यहाँ एक एक मिनट काट रही हूँ कि सुबह हो जाए और हम अपने घर जाएं, और आपको अभी भी यहीं रहने की इच्छा है? आपको रुपए चाहिए या मैं? उपाध्याय जी, अरे शैलजा, इसमें विकल्प की बात कहाँ से आ गई? लेकिन सोचो, बात 1 करोड़ या उससे भी ज़्यादा की है, और वैसे भी हम सभी सुरक्षित हैं। शैलजा, तो क्या आप तब जाएंगे जब मैं सुरक्षित नहीं रहूँगी, यानी मर जाऊँगी? अचानक फिर से कहीं दूर से बच्चे के रोने जैसी आवाज़ आती है। एक बार नहीं, 2 या 3 आवाज़ें एक साथ आती हैं। शैलजा बिल्कुल रोते हुए जैसे बोली, उपाध्याय जी, ये सब आप सुन रहे हैं? ये क्या है? अभी एक बच्चा रो रहा था, अब 2 और 3 बच्चों की आवाज़ आ रही है।
उपाध्याय जी, बच्चे जैसी आवाज है, लेकिन अभी भी निश्चित नहीं है कि बच्चे ही की ही आवाज है। शैलजा लगभग चिल्लाते हुए लेकिन व्यंग्यात्मक लहजे में बोली। तो जाइए, निश्चित कर लीजिए, और हाँ, बच्चे मिल जाएं तो उन्हें कुछ देर खिला भी लीजिएगा, जिससे रोना बंद कर दें। इस बार उपाध्याय जी ने शांत रहना ही उचित समझा। वहां करण उभर आए। ललिता, ऐसी बारिश मैंने पहले कभी नहीं देखी। ललिता, बारिश तो वैसी ही है। हाँ, कॉटेज में रहकर ऐसी बारिश पहली बार देख रहे हैं। वैसे यदि इन दिनों रुपयों की इतनी ज़रूरत नहीं होती तो इतनी भयानक रात के बाद अभी तक टूर छोड़ने का मन बना लेती। करण, हाँ वो तो है, लेकिन रकम मोटी भी तो है, पूरे 7 करोड़ तक मिल सकते हैं। ललिता, करण फिर से 7 करोड़ की बात करने लगे। मैं तो सिर्फ 1 करोड़ की ही सोच रही हूँ। करण, व्यापारी आदमी हूँ भाई, जितना ज़्यादा रुपए आ सके उतने की सोचता हूँ। तेज बिजली चमकती है। बिजली की चमक खिड़की से होते हुए अंदर आती है। ललिता, हे भगवान, जल्दी से सुबह हो जाए। बारिश होते हुए लगभग 1.5 घंटे हो चुके थे। अब बारिश की बूंदों की आवाज़ कम होने लगी थी। 4:30 बज चुका था। घड़ी की ओर देखते हुए शैलजा ने राहत की सांस ली। उपाध्याय जी की आंख फिर से लग चुकी थी। शैलजा लगातार उनके चेहरे को देख रही थी। शायद उसे एहसास हो चुका था कि उसकी दुनिया उसका स्वयं का परिवार है। किसी दूसरे के जीवन से तुलना करके अभी तक वह स्वयं का ही जीवन प्रभावित कर रही थी। वहाँ जानकी बारिश की आवाज़ कम होते ही नींद की झपकी का आनंद ले रही थी। शर्मा जी भी रात की घटनाओं के कारण ठीक से सो नहीं पाए थे, इसलिए जोरों के खर्राटे ले रहे थे। उपाध्याय जी को देखते देखते कब शैलजा की आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। शैलजा, ओ शैलजा, सुबह हो गई है और बारिश भी बंद हो गई है। उपाध्याय जी ने शैलजा को उठाने के लिए हल्के हाथ से हिलाते हुए कहा। शैलजा, जो कि लगभग रात भर जगी हुई थी, बामुश्किल उसने आंखें खोली और उपाध्याय जी की ओर देखा। आज उसे उपाध्याय जी को देखकर कोई शिकायत करने की इच्छा नहीं हो रही थी, बल्कि अपने द्वारा दी जाने वाली उलाहनाओं पर अफसोस जरूर हो रहा था। उपाध्याय जी, उठो शैलजा, सुबह के 6 बज गए हैं, बारिश भी रुक गई है। फ्रेश हो जाओ तो बाहर चलकर देखते हैं कि क्या स्थिति है। अभी तक मैं भी बाहर नहीं गया हूँ। शैलजा को रात की सारी डरावनी घटनाएं याद आ जाती हैं। शैलजा, जब तक आप ब्रश कीजिए मैं तैयार हो जाती हूँ। आज वापस घर भी तो चलना है। उपाध्याय जी, पक्का ना? शैलजा, क्या पक्का? इस बारे में रात को ही बात हो गई थी ना। मुझे नहीं बनना करोड़पति, मैं आपके साथ ही खुश हूँ। उपाध्याय जी मुस्कुराते हुए बोले, फिर ठीक है, तैयार हो जाओ। लगभग 6:30 बजे तक सभी प्रतिभागी अपने अपने कॉटेज से निकलकर बाहर आ गए थे और रात की तेज बारिश, जो अब पूरी तरह से रुक चुकी थी, उसके प्रभाव को सभी देख रहे थे। कड़ाके की ठंड से सभी का बुरा हाल था। बारिश के कारण कोहरा खत्म हो चुका था। आसमान खुल चुका था, जिससे सूर्य की किरणें चारों ओर बिखरना प्रारंभ हो गई थीं। प्रतिभागियों तक सूर्य की किरणें पत्तों के से छनते हुए पहुंच रही थीं। रात को जितना डरावना जंगल लग रहा था, सुबह सुबह उतना ही मनोहर दृश्य था। विद्याचरण, नमस्कार कुलश्रेष्ठ अंकल जी। कुलश्रेष्ठ जी, नमस्कार बेटा। सभी को नमस्कार। कुलश्रेष्ठ जी ने सभी को देखते हुए हाथ जोड़कर कहा। करण, ललिता, रमेश, बबीता, शर्मा जी, जानकी, आकाश, श्वेता, सभी ने कुलश्रेष्ठ जी को नमस्कार किया। विक्रम, उपाध्याय, शैलजा अभी भी धीरे धीरे आपस में कुछ बातें कर रहे थे। कुलश्रेष्ठ जी, क्या बात है उपाध्याय जी, ठीक तो है ना?
उपाध्याय जी, कुलश्रेष्ठ जी, हम लोगों ने टूर को छोड़ने के लिए सोचा है। उपाध्याय जी की बात सुनकर सभी प्रतिभागी आपस में चर्चा करना शुरू कर देते हैं। जानकी, पंडित जी, मैंने आपको कहा था ना कि रात को कुछ ना कुछ तो हुआ था। कितना डरावना था वो सब। शर्मा जी, उपाध्याय जी, जानकी ने भी कल रात को कुछ अजीब घटनाएं महसूस की। जानकी, क्यों? सिर्फ मेरा नाम क्यों ले रहे हो? आपने नहीं महसूस की थी क्या? शर्मा जी, हाँ, वैसे मैंने भी कुछ अजीब चीजें अनुभव की थी। शैलजा जानकी के पास जाती है। जानकी, शैलजा, आपने भी किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी थी क्या? शैलजा के चेहरे पर फिर से डर के भाव आ जाते हैं। हाँ, आपने भी सुनी थी क्या वो आवाज़ें? और वो कोई औरत थी जो कॉटेज की खिड़की के बाहर घूम रही थी। जानकी ने शर्मा जी की ओर देखकर कहा, हाँ शैलजा, मैंने भी देखा था, लेकिन यहाँ कुछ लोगों को लगता है कि मुझे भ्रम होता है। शर्मा जी अपने ऊपर किए जा रहे व्यंग को भांप चुके थे, इसलिए वे उपाध्याय जी की ओर देखने लगे। कुलश्रेष्ठ जी ने उपाध्याय जी की ओर देखकर कहा, लेकिन ऐसा कुछ तो हुआ नहीं कि आप लोग टूर छोड़कर ही चले जाएं। इससे पहले कि उपाध्याय जी कुछ कह पाते, करण ओबेरॉय बीच में ही बोल पड़े। अब उन्होंने निर्णय ले लिया जाने का, तो हम क्या कर सकते हैं? सबका अपना अपना नजरिया है। शैलजा, हाँ भाई साहब, हमने सोच लिया है कि जान है तो जहान है। रुपए इतने मायने नहीं रखते हैं जितना कि जीवन। जीवन स्तर को बढ़ाकर क्या करेंगे जब जीवन ही नहीं रहेगा। कुलश्रेष्ठ जी, बहुत अच्छी बात की आपने। 100 बात की एक बात। शैलजा, जानकी जी, रात को कोई हमारे कॉटेज से टकराया। उसके बाद जब हम लोगों ने दरवाज़ा खोला तो सामने खून की बूंदें पड़ी हुई थी। शायद अभी तेज बारिश के कारण सब बह गया। खून का नाम सुनते ही जानकी के चेहरे से हवाइयाँ उड़ गईं। जानकी ने तत्काल राम कुमार शर्मा की ओर देखा, जैसे कह रही हो कि अभी भी देर नहीं हुई है, हम लोग भी इस टूर से वापस चलते हैं। लेकिन शर्मा जी ने धीरे से अपनी आंखों को बंद किया, जैसे कह रहे हों कि सब्र करो। जानकी वापस शैलजा की ओर देखने लगी। जानकी, एक बात समझ में नहीं आई कि रात को कौन महिला बाहर थी। सभी महिलाएं एक दूसरे को देखने लगती हैं। बबीता, नहीं, हम लोगों में से तो कोई नहीं होगा, क्योंकि आधी रात को कोई अपने कॉटेज से निकलकर दूसरे के कॉटेज के बाहर खिड़की में क्या करने आएगा? शैलजा, वही तो, हो ना हो वह। शैलजा कहते कहते शांत हो गई। जानकी, श्वेता, बबीता और ललिता के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा था। उपाध्याय जी, शैलजा, तुमको कितनी बार समझाया है कि आधी रात को यहाँ दूसरी औरत कौन घूमेगी? शर्मा जी, वही तो जानकी से कह रहा था कि ये एक भ्रम ही होगा। जानकी, जब शैलजा और मुझे दोनों को वह औरत दिखी तो भ्रम कैसे हो सकता है भाई? अब उपाध्याय जी और शर्मा जी दोनों ही शांत हो गए। कुलश्रेष्ठ जी बोले, ठीक है, लेकिन टूर छोड़ने का विकल्प प्रत्येक शाम को मिलेगा, इसलिए आज दिन में तो आप लोगों को यहाँ रहना ही पड़ेगा। फिर भी अभी से क्यों तैयारी कर ली है? शैलजा और उपाध्याय जी को शायद यह नियम याद नहीं रहा था, इसलिए दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। उपाध्याय जी, शैलजा, वैसे भी दिन में यहाँ रुकने में कोई दिक्कत नहीं है। हम सभी लोग तो साथ में ही हैं, शाम तक इंतजार कर लेते हैं। ओबेरॉय जी, हाँ, सही कहा आपने। हो सकता है कि शाम तक कोई और भी जाने लगे। कहते हुए करण ओबेरॉय जोर से हंस दिए। ये हंसी किसी को भी अच्छी नहीं लगी। ललिता बात को संभालते हुए बोली, इनकी मजाक करने की आदत है। करण, आप भी ना कुछ भी बोल देते हैं। ओबेरॉय जी, अरे मैंने सोचा कि सभी लोग डर रहे हुए हैं तो मजाक से सभी का मन बहल जाएगा। करण ओबेरॉय को अपने बड़बोलेपन की गलती समझ में आ गई थी।
कुलश्रेष्ठ जी, वैसे भी कॉटेज के अंदर तो बहुत ठंड है, यहीं धूप में कहीं बैठते हैं। सभी लोग कुर्सियां ले आइए। ओबेराय जी, ऐसा करते हैं, लगभग आधे घंटे बाद मिलते हैं, फ्रेश होने के बाद। शर्मा जी, ठीक है, आप तैयार होकर आइए। हम लोग तो तैयार होकर ही आए हैं। बैठने के लिए कॉटेज में फोल्ड की हुई कुर्सियां रखी हुई हैं, वो भी लेते आइएगा। कुछ ही देर में सभी लोग अपनी अपनी कुर्सियों में सर्कल बनाकर बैठे हुए थे। शर्मा जी, कुलश्रेष्ठ जी, आप ही कुछ अच्छी बातें प्रारंभ कीजिए, जिससे सभी का मन कल रात के डर को खत्म हो जाए। कम से कम उन सब चीजों से दिमाग हट तो जाए। कुलश्रेष्ठ जी, बताइए, मुझे क्या बताना है जिससे आप लोगों का मन अच्छा हो जाए। रमेश सिन्हा जी बोले, जब इतनी नकारात्मक ताकतों के बारे में बातें हो रही हैं, तो वो सकारात्मक ताकतों का उल्लेख भी इसका काट हो सकता है। कुलश्रेष्ठ जी, क्या बात है, आज तो सभी लोगों की बातों में बहुत गहराई है। विद्याचरण, गंभीरता स्वयं ही गहराई ला देती है। कुलश्रेष्ठ जी, ये देखो, तुमने भी एक और गहरी बात कह दी। सभी मुस्कुरा देते हैं, सिवाय शैलजा और उपाध्याय जी के। कुलश्रेष्ठ जी, उपाध्याय जी और बेटा शैलजा, आप लोगों ने जाने का मन तो बना ही लिया है, तो फिर निराशा क्यों? क्योंकि यह निर्णय भी तो आप लोगों का ही है। उपाध्याय जी, नहीं कुलश्रेष्ठ जी, निराशा जाने की नहीं है, लेकिन जो कल रात हुआ उससे शैलजा घबरा गई है, उसी को लेकर विचार कर रहा था। कुलश्रेष्ठ जी, शैलजा बेटा, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो इतना चाहने वाला पति तुम्हें मिला है। शैलजा उपाध्याय जी की ओर देखकर मुस्कुरा देती है। कुलश्रेष्ठ जी चारों ओर पेड़ों को देखते हैं, सूर्य से आने वाली किरणों को अनुभव करते हैं। कुछ क्षण आंखें बंद करते हैं और फिर आंखें खोलकर बोलना प्रारंभ करते हैं। तो ठीक है, हम आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। सुनो, जो भी प्राकृतिक है वह अद्भुत और शानदार है। मानव ने जब भी प्राकृतिक चीजों में हस्तक्षेप किया है, तभी गड़बड़ शुरू हुई है। प्रकृति ईश्वर का हिस्सा है, इस प्रकृति का हम भी हिस्सा हैं। यदि प्रकृति को बिना हस्तक्षेप छोड़ दिया जाता है, तो प्रकृति स्वयं ही सब कुछ ठीक करने में लग जाती है। उसी प्रकार जब हम अपने शरीर को बिना हस्तक्षेप के छोड़ देते हैं, तो यह भी स्वयं का उपचार करने लगता है। वास्तव में शरीर को बीमार भी हम ही करते हैं, शरीर के प्राकृतिक स्वभाव में छेड़छाड़ करके। जैसे ही हम शरीर की इंद्रियों का उपयोग कम या ज़्यादा करने लगते हैं, तो वे इंद्रियां बीमार पड़ने लगती हैं। रमेश, मतलब हर चीज संतुलित हो, आप यह कह रहे हैं। कुलश्रेष्ठ जी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा हमारे उपनिषद कहते हैं, जिनकी उत्पत्ति वेदों से हुई है। वे कहते हैं कि संतुलन आवश्यक है, चाहे वह शरीर में हो, जीवन में हो, प्रकृति में हो या सृष्टि में। प्रकृति ने हर जगह संतुलन रखा है। यदि दिन बनाए हैं तो रात भी, यदि सकारात्मकता बनाई है तो नकारात्मकता भी, सुख बनाए हैं तो दुख भी, अच्छाई है तो साथ साथ बुराई भी। कभी भी केवल एक को हावी नहीं होने दिया। उजाला बनाया है, लेकिन केवल उजाला आप कब तक सहन कर पाएंगे? एक निश्चित समय के बाद तो आपको उस उजाले से हटकर अंधेरे में रहने की इच्छा होगी ही। इसी तरह आप लगातार अंधेरे में नहीं रह सकते। आपको एक निश्चित समय के बाद उजाले की ज़रूरत होगी। कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है। इस समय आपको जिसकी ज़रूरत है वह आपके लिए अच्छा है, ज़रूरत का है। लेकिन किसी अन्य समय आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत होगी, उस समय वह आपके लिए अच्छा होगा। सभी लोग कुलश्रेष्ठ जी की बातों में जैसे खोते जा रहे थे। कुलश्रेष्ठ जी ने अपनी बात चालू रखी।